Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन बैकग्राउंड एंड द टॉपिक इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से पहले आपको एम्ब्रियो फॉर्मेशन समझना होगा. एम्ब्रियो फॉर्मेशन की कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और थोड़ा सा रिव्यू लेके चलेंगे, थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है. क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एक प्रोमिनेंट फंक्शन है. ये वो मेम्ब्रेन्स हैं जो एम्ब्रियो के ऊपर या एम्ब्रियो के नीचे और एम्ब्रियो की जो खुद की मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो की जो खुद की आउटर कवरिंग है, उस कवरिंग को छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दैट कवरिंग देयर आर सर्टेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. तो उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हुए चलते हैं. ये टॉपिक हम लोगों ने जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ा था तो स्टार्ट किया था फ्रॉम द जाइगोट फॉर्मेशन. ओके, तो जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर था और ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन में बना था. फिर इस जाइगोट में हम लोगों ने क्लीवेज किया था. क्लीवेज मीन्स माइटोटिक डिवीजन और इसको सेगमेंटेशन भी बोलते हैं. ओके, और इस क्लेवेज डिवीजन के बाद, सेगमेंटेशन के बाद स्टेज बनी थी मोरूला. और मोरूला में अगर आप लोग को याद हो तो मोरूला में जितने सेल्स थे आफ्टर द क्लेवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट, वो सारे सेल्स इस तरह से क्लोजली अरेंज्ड होके मोरूला की तरह दिखने लग जाते हैं, मलबरी की तरह दिखने लग जाते हैं, सॉरी. एंड इस मलबरी अपीयरेंस की वजह से इस स्टेज का नाम पड़ा मोरूला. तो यहाँ पे ये जाइगोट था, यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर बॉडी बन चुकी है. तो इस कंडीशन को हम अर्ली एम्ब्रियो भी बोलते हैं. ओके, तो ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है. फिर हम लोगों ने मोरूला को और डिवाइड किया, यानी जो सेल्स थे ये ब्लास्टोमर्स हैं, जो ब्लास्टोमर्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके मलबरी की तरह दिख रहे हैं, जिसको मोरूला बोला गया. और यही मोरूला फर्दर डिवीजन के बाद कुछ और सेल्स बढ़े, 16 to 32 सेल स्टेज आया और ये बन गया ब्लास्टुला. और ब्लास्टुला को पहचानना सबसे इजी रहता है क्योंकि ये जो ब्लास्टोमर्स हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके मोरूला बने थे, यही ब्लास्टोमर्स पेरिफेरी पे अरेंज्ड हो जाते हैं. और पेरिफेरी पे अरेंज्ड होने का मतलब है कि बीच में कैविटी डेवलप होगी और इस कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील बोलते थे. तो ब्लास्टोसील फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लास्टुला स्टेज. ठीक है, तो सारे सेल्स पेरिफेरी पे हैं, सारे ब्लास्टोमर्स थे जो पेरिफेरी पे थे और फिर ब्लास्टुला बना था. ठीक है, अब ब्लास्टुला के बाद हम लोग इम्प्लांटेशन की तरफ गए और इम्प्लांटेशन की तरफ जाने का मतलब ये था कि अब ये कंप्लीट स्टेज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जाइगोट, मोरूला एंड ब्लास्टुला, इसे करने में तो 1 वीक लगता है. और बेटा ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है आपको, आफ्टर 1 वीक, क्योंकि 1 हफ्ता लग जाता है जाइगोट को यूट्रस तक पहुंचने में और यूट्रस में पहुंचने के बाद इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो जब इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो यही ब्लास्टुला फर्दर डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद ये जो, पहले हम लोग ब्लास्टुला ड्रॉ कर ले. ये जो ब्लास्टुला हम लोगों ने देखा था ब्लास्टोसिल्स की प्रेजेंस की वजह से, यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे फर्दर डिवीजन कंटिन्यूड था और इस तरह से एक इनर
सेल मास बन जाता है और एक आउटर सेल मास बन जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट था ये था इनर सेल मास, और इनर सेल मास के जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है ये है आउटर सेल मास, और इसी आउटर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है और ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स भी बोला जाता है। तो ट्रोफोब्लास्ट, एंड इस ट्रोफोब्लास्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है वो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और ट्रोफोब्लास्ट के बिना कोई भी कंपोनेंट एम्ब्रियो का बन ही नहीं सकता है। तो सोचिए ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इनर सेल मास तो एम्ब्रियो बनेगा, यानी जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, वो एक्चुअली इनर सेल मास है, तो इसको हम एम्ब्रियो प्रॉपर भी बोलेंगे। मगर जो आउटर सेल मास है ये ट्रोफोब्लास्ट है, और इसे ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स भी कहा जाता है। तो चलिए, इस समरी के बाद हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है क्या, फंक्शंस क्या हैं उनके, और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो देखिए मैंने लास्ट स्टेज ड्रॉ नहीं किया, रब नहीं किया है, क्योंकि लास्ट स्टेज ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, और इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो आपको आउटर सेल मास दिखता है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। ओके, ये जो ट्रोफोब्लास्ट आपको आउटर सेल मास की फॉर्म में दिख रहा है, यही ट्रोफोब्लास्ट 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो समझ में आया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर ट्रोफोब्लास्ट होगा ही नहीं तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनेंगे ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर, एक तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना रहा है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बने हैं। तो सबसे पहले हमें उस इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास बना हुआ है ना, पहले हमें इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट देखना है। एक्चुअली यही इनर सेल मास एम्ब्रियो बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का। ओके, और एम्ब्रियो के साथ आप देखिए बहुत सारी मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है सबसे बाहर की तरफ, दिस इज कोरियन। ओके, और कोरियन के बाद ये जो कवरिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये पूरा फ्लूइड से भरा होता है, इसलिए मैं फ्लूइड भी फिल कर रहा हूं। ओके, सो दिस कवरिंग इज नोन एज एमनियन। ओके, तो ये है एमनियन, और एमनियन इंक्लोजेस एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, तो ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। चलिए, एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड, एम्ब्रियो, ये तो एकदम प्रोमिनेंट है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज यॉर्क सैक। ठीक है, ये है आपका यॉर्क सैक, और ये भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस वन इज एलेंटॉयस। ठीक है, तो ये जितने भी कवरिंग्स आप देख रहे हैं, चाहे वो कोरियन हो, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं फिर से, कोरियन हो या एमनियन हो या एलेंटॉयस हो या यॉर्क सैक हो। तो ट्रोफोब्लास्ट का आउटर सेल मास का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाता है। नंबर 2, ये ट्रोफोब्लास्ट ही है जो सिक्रीट करता है एंजाइम्स को, और ये एंजाइम्स एंडोमेट्रियम को कोरोड करते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन। तो दे सिक्रीट्स एंजाइम टू कोरोड एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। द थर्ड वन
क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम, इसके ऊपर सिलिएटेड सेल्स भी होते हैं, सिक्रेटरी सेल्स भी होते हैं, और जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं ना वो गॉबलेट सेल्स हैं, वो म्यूकस रिलीज करते रहते हैं। तो म्यूकस को एब्जॉर्ब करना इंपॉर्टेंट है। अगर म्यूकस एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट का थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट एब्जॉर्ब म्यूकस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट फंक्शंस तो हैं ही। अब जरा ट्रोफोब्लास्ट के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को डिस्कस करने का टाइम आ गया है। तो आप यहां तक समझ गए ना कि ये जो आउटर सेल मास है विच इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, इसी ट्रोफोब्लास्ट की वजह से ये कवरिंग्स बनती हैं, कोरियन, एमनियन, allantois and yolk sac, ठीक है। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। नंबर 2, ट्रोफोब्लास्ट ऑल्सो secretes enzyme which corrode endometrium, and number 3, it absorbs mucus of endometrium, then it facilitate the implantation process. क्लियर ना। और ये जो इनर सेल मास है दिस इज द एक्चुअल एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्रॉपर। तो ये जो आप बच्चा देख रहे हैं, ये जो एम्ब्रियो आप देख रहे हैं, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनर सेल मास। क्लियर। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे हम लोग फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को, यानी सबसे पहले हम लोग इसमें यॉर्क सैक को डिस्कस करने वाले हैं। और यॉर्क सैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यॉर्क सैक, अब यहां पे एक चीज जानना जरूरी है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यॉर्क सैक की फॉर्म में डेवलप हुआ है ये, तो इट इज विदाउट यॉर्क। कहते हैं इसे यॉर्क सैक है बिकॉज ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इज मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ यॉर्क, बट यॉर्क तो यहां है नहीं, तो इट इज विदाउट यॉर्क। और अगर विदाउट यॉर्क है तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एलिसीथल। क्लियर ना। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यॉर्क सैक एम्ब्रियो के जस्ट बिलो बनता है, ठीक है, फॉर्म्ड जस्ट बिलो द एम्ब्रियो। और इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यॉर्क सैक, अगेन ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है तो मैं नीट पहले मार्क कर दूं। तो यॉर्क सैक फर्स्ट हीमोपोइटिक टिश्यू है। अब आप सोचिए ये फर्स्ट हीमोपोइटिक टिश्यू है। हीमोपोइटिक टिश्यू का मतलब जहां पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। आप जानते हैं कि अडल्ट एज में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, और बर्थ के बाद इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में। तो सबसे पहले अंटिल लीवर बिकेम फंक्शनल, जब तक लीवर फंक्शनल ना हो जाए तब तक ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन यॉर्क सैक करता है। तो फंक्शन क्या हुआ यॉर्क सैक का? फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ब्लड सेल। ओके, ब्लड सेल्स को बनाने का काम यॉर्क सैक करता है। बात समझ में आ रही है? और लीवर, यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि लीवर फंक्शनल कब होता है? तो लीवर बिकेम फंक्शनल, अगेन एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम द नीट कि लीवर बिकेम फंक्शनल आफ्टर 6 मंथ। ओके, तो 6 मंथ के बाद लीवर फंक्शनल होगा, तब तक ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन यॉर्क सैक करेगा। अब समझ में आया यॉर्क सैक की इंपॉर्टेंस क्या है? यॉर्क सैक के जस्ट पैरेलल आप देख रहे हैं एलेंटॉयस। तो एलेंटॉयस का भी फंक्शन डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यॉर्क सैक ब्लड सेल्स बनाता है तो एलेंटॉयस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, एलेंटॉयस ये ब्लड वेसल्स बनाता है। ओके, तो इट फॉर्म्स द ब्लड वेसल्स ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, ये ब्लड वेसल्स ऑफ एम्ब्रियो बनाएगा। और इसीलिए जो ह्यूमन का प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा का मतलब क्या हुआ? जिसमें फीटल ब्लड वेसल्स मैटरनल ब्लड वेसल के साथ कांटेक्ट करती हैं, उसको इन्वेट करती हैं टू ऑब्टेन नरिशमेंट, टू ऑब्टेन गैसेस एज वेल एज फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट।
तो बच्चे की ब्लड वेसल्स अगर ये बना रहा है तो ये डायरेक्टली अंडरस्टूड है कि ये पार्शियल पार्ट, हाफ पार्ट प्लेसेंटा का भी बनाएगा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, और इसीलिए ह्यूमन के प्लेसेंटा को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अगेन फॉर द नीट। क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि ह्यूमन का प्लेसेंटा किस कैटेगरी में आता है, तो ह्यूमन के प्लेसेंटा को एलेंटॉइक कोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। एलेंटॉइक कोरियोनिक प्लेसेंटा। अब एलेंटॉइक कोरियोनिक प्लेसेंटा क्यों बोलते हैं, इसमें एलेंटॉइक का रोल तो आपको क्लियर है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स बनाएगा और यही ब्लड वेसल्स फिर इस कोरियोन की तरफ आएंगी। जो कवरिंग आप देख रहे हैं ना, दिस इज कोरियोन, तो कोरियोन के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसे कोरियोनिक विलाई बोला जाता है, और यही कोरियोनिक विलाई एलेंटॉइस के ब्लड वेसल्स को इंगल्फ करते हुए मैटरनल एंडोमेट्रियम को कोरोट करता है। ओके, तो ये कोरियोनिक विलाई के थ्रू फीटल ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम को कोरोट करती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए यॉर्क सैक है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एलेंटॉइस है। अब इन दोनों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को तो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड कंपोनेंट की तरफ चलेंगे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्ड कंपोनेंट है हमारा एम्नियन, क्योंकि एम्नियन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कवरिंग माना गया है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इस एम्नियन के अंदर ही बच्चा डिप्ड है, इस एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर ही बच्चा डिप्ड है। तो पार्चुरेशन के बाद यानी डिलीवरी के बाद जब बच्चा बॉर्न होता है तो जिस फ्लूइड में वो कंप्लीटली सराउंडेड होता है वो म्यूकस लाइक फ्लूइड, वो एक्चुअली एम्नियोटिक फ्लूइड है। तो एम्नियन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब एम्नियन को समझने का, बहुत अच्छे से समझने का टाइम आ गया है। तो एम्नियन अगेन एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द एम्ब्रियो। ओके, तो इट सराउंड्स द एम्ब्रियो एंड इट इंक्लोजेस एम्नियोटिक फ्लूइड, और ये एम्नियोटिक फ्लूइड को इंक्लोज कर रहा है। अब इस एम्नियोटिक फ्लूइड को इंक्लोज करने का मतलब, जब ये एम्ब्रियो बन रहा होगा तो इस फ्लूइड में इनर सेल मास होंगे। अभी मैंने डायग्राम शो किया था आपको, तो इनर सेल मास का मतलब फीटल सेल्स यहाँ प्रेजेंट है। तो एम्नियोटिक फ्लूइड बेसिकली इंक्लोज किसको कर रहा है, ये इंक्लोज करता है फीटल सेल को। और अगर फीटल सेल यहाँ पे है तो फीटल सेल को एनालाइज किया जा सकता है ना, टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जीन एबनॉर्मलिटीज। तो फीटल सेल्स की प्रेजेंस की वजह से इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, ठीक है। अब यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फॉर एनालाइजिंग क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। तो जिस टेक्निक के थ्रू ये एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट की जाती हैं उस टेक्निक को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। ओके, द टेक्निक इज एमनियोसेंटेसिस। हालांकि ये टेक्निक इंडिया में बैन है, क्योंकि अब देखिए इसको एक अदर एंगल से अगर हम सोचें तो यहाँ पे हम क्रोमोसोमल कंडीशंस देख रहे हैं। तो हमें तो ये पता चल जाएगा कि ये जो बच्चा है इसका क्रोमोसोम XX है या XY है, यानी हम सेक्स डिटरमाइन कर लेंगे। इसी कंडीशन की वजह से फीमेल में 1971 से पहले फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा था। फिर एक एक्ट बना, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया और इस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को इंडिया में बैन कर दिया गया। हाँ, हालांकि लीगलाइज्ड है सिर्फ कुछ कंडीशंस में। कंडीशंस आपके सामने हैं। अगर आपके बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जीन म्यूटेशंस हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप इस टेक्निक के थ्रू उसको डिटेक्ट करके उसको आप अबॉर्ट कर सकते हो। सेम फॉर द क्रोमोसोमल म्यूटेशंस।
बात समझ में आ गई? ये तो एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे मेजर फंक्शन है। बट एमनियोटिक फ्लूइड कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। चलिए जरा फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड भी देख लें हम लोग। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड ही है जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये इसको कुशन की तरह रखता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, और इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज। नंबर 2, ये एक बैरियर है, और एमनियोटिक फ्लूइड की ये भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी है कि ये बैरियर है फॉर पैथोजेंस। ऐसा कोई पैथोजन नहीं है जो इस फ्लूइड बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को इन्फेक्ट कर दे। नंबर 3, इट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। और देखिए ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर के वजह से ही बच्चा यहाँ पे सरवाइव करता है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा तो बच्चा इतना सेंसिटिव है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड ही है जो बच्चे का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसीलिए बर्थ के बाद बच्चे को तुरंत किसी चादर से लपेटा जाता है या टॉवल से लपेटा जाता है, ताकि उसको डायरेक्ट एक्सपोजर ना मिले सराउंडिंग टेम्परेचर का। तो ये तो फंक्शंस हैं ही हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में एक और फंक्शन हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं, दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फीटल सेल। तो इन फंक्शंस के बाद, हालांकि एमनियोटिक फ्लूइड के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये एंटीबॉडीज का भी काम करता है, ओके, एक्ट एज एंटीबॉडीज टू। तो ये सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं कि ये बैरियर का काम करता है फॉर द पैथोजेंस। एमनियन भी क्लियर? आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि अब हम लोग जिस पार्ट को डिस्कस करेंगे उसके लिए मुझे चाहिए एक मैक्सिमम स्पेस। और वो मैक्सिमम स्पेस मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि अब हम लोग पहले इम्प्लांटेशन डिस्कस करेंगे, और इम्प्लांटेशन डिस्कस करने के लिए फोर्थ मेम्ब्रेन को, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कोरियन। तो कोरियन सबसे बाहर की तरफ बनता है, और कोरियन के पास कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। अब बात को पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको मेंशन करूंगा। तो कोरियोनिक विलाई में यहां से देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, एलेंटोइस, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, और यही अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ इस तरह से, ये अम्बिलिकल कॉर्ड ये किसी एक विलाई में मैं शो कर रहा हूं, मगर ऐसे बहुत सारी विलाईज में ये चला जाता है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप फिर से देख लीजिए बहुत ध्यान से, दिस वन इज अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड के पास फीटल ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि एलेंटोइस ने अम्बिलिकल कॉर्ड का ही ब्लड वेसल्स बनाया था, ओके। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड की वेसल्स इस कोरियन में चली गई हैं। अब ये विलाई जो है, कोरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये एंडोमेट्रियम को कोरोड करेगा, और एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ मैं यहाँ ब्लू से शो कर रहा हूँ ब्लड वेसल्स, तो इस तरह से ब्लड वेसल्स के नेटवर्क है, ठीक है, और ये इन ब्लड वेसल्स को कोरोड करेगा। तो जब ये ब्लड वेसल्स को कोरोड करेगा, तो अब एक डायग्राम आपको देखना है जो मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके बना रहा हूँ, यहाँ ये देखिए। तो जैसे ये कोरोड करेगा तो डिप्रेशंस बनेंगे इस तरह से। इन डिप्रेशंस को बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर है ना? अब इस क्रिप्ट्स की वजह से एंडोमेट्रियम पे डिप्रेशंस पड़ गया, और कोरियन जाके उसमें इंगल्फ्ड हो गया, क्योंकि इसके पास विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंडोमेट्रियम को कोरोड करके मैटरनल ब्लड वेसल से कॉन्टैक्ट बिल्डअप करेगा। जैसे कॉन्टैक्ट बिल्डअप होगा तो मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, विलाई स्प्रेड हो जाएंगी, और इस स्प्रेडिंग को और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो कोरियन के इस पार्ट को आपने समझा होगा बहुत क्लियरली। आप देखें तो कोरियन पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कोरियोनिक विलाई बोला जाता है, ओके, कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिल्कुल अलग मार्कर से मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, कोरियोनिक
विलाय। ठीक है बच्चों, अब इस विलाय का काम क्या है? इट कोरोड्स द एंडोमेट्रियम। ओके, तो ये एंडोमेट्रियम को कोरोड करेगा, इट कोरोड्स द एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम को जब कोरोड करेगा तो इट फॉर्मिंग अ डिप्रेशन, तो डिप्रेशंस बनेंगे एंड दैट डिप्रेशंस, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो दैट डिप्रेशंस आर कॉल्ड क्रिप्ट्स। तो क्रिप्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी क्लियर। नाउ कोरियोनिक विलाय, क्योंकि कोरियोनिक विलाय में क्या है? कोरियोनिक विलाय हैव फीटल ब्लड वेसल्स और अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल्स। ठीक है बच्चों, अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड वेसल्स है। तो ये क्या करेगा? विलाय क्या करेगा ब्लड वेसल्स के साथ? corrodes the endometrium and develop a connection with maternal blood vessels। चलिए, ये बात भी क्लियर हो गई कि मैटरनल ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होने वाला है। अब जब मैटरनल ब्लड वेसल्स से कनेक्शन बिल्डअप होगा तो क्लियर है कि यहां पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ब्लड का यहां पे जब कनेक्शन होगा तो विलाई की स्प्रेडिंग की वजह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, यानी अब एलेंटॉयस के साथ साथ कोरियोन भी शामिल हो गया है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग प्लेसेंटा। तो यानी इस प्लेसेंटा के लिए जितना इंपॉर्टेंट एलेंटॉयस था जिसने अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स बनाई, उतना ही इंपॉर्टेंट कोरियोन है जिसने कोरियोनिक विलाय दिया। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस प्लेसेंटा की वजह से होगा क्या? क्योंकि कोरियोनिक विलाय, अब यहां पे एक नया ट्विस्ट आने वाला है। तो यहां तक अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम लोग चलने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। चलिए, अब हम लोगों को वो पार्ट डिस्कस करना है जो बहुत कम टीचर्स बताते हैं और इस पे भी आपको फोकस्ड रहना है बहुत अच्छे से। चलिए, अब हम लोग ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये मैटरनल पार्ट है और यही मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के एसोसिएशन से प्लेसेंटा बन जाता है। अब क्योंकि कोरियोन जैसे ही इन्वेड करता है एंडोमेट्रियम को, तो कोरियोन इन्वेड एंडोमेट्रियम। इसी कोरियोन के इन्वेडिंग से, ठीक है, कोरियोन के नाम से ही आपको समझना है एक हार्मोन रिलीज्ड होगा। तो ये हार्मोन जो है दिस इज नोन एज HCG और ये HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। और ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का फंक्शन क्या है? ये वही हार्मोन है जो बच्चे का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाता है। इसको टेस्टिस बनाना है या ओवरीज बनाना है, ये डिपेंड करेगा अपॉन द क्रोमोसोम फ्यूजन। तो जो क्रोमोसोम फ्यूज्ड हुआ है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बच्चे का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाएगा। ओके, तो इट्स फंक्शन इज टू फॉर्म प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीटस। चलिए, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये नीट में भी पूछा जाता है। अब सेकंड चीज क्या है? HCG के बाद, क्योंकि अब ये प्लेसेंटा का पार्ट हो चुका है ना, तो ये कोरियोन की वजह से मैंने इसको हाईलाइट किया। हालांकि ये प्लेसेंटल हॉर्मोन्स बन चुके हैं। तो अब रिलीज होगा सेकेंड हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन एक आपको याद होगा कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। जो ग्राफिन फॉलिकल टूटता है
येलोइश कॉनिकल मास बनता है जिसको LH स्टिमुलेट करके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन है और इसका काम क्या है, ये प्रिपेयर करता है यूटरस को फॉर इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस को प्रिपेयर करने का मतलब, इससे पहले भी जो कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरॉन है वो भी यूट्रस को प्रिपेयर करता है। सेम फॉर द प्रोजेस्टेरॉन ऑफ प्लेसेंटा, यूट्रस की इनर लाइनिंग को थिक करता है फॉर द इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरॉन के बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये प्लेसेंटल लैक्टोजन का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क से पहले ये डिफरेंशिएशन ऑफ मैमरी अल्वुलाई, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ मैमरी अल्वुलाई। तो मैमरी अल्वुलाई मेमरी लोब के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मेमरी ग्लैंड का, जहां से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है। इसके अलावा ये ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है और ईस्ट्रोजन के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखनी है, ये लेटरल स्टेज पे रिलैक्सिन भी देगा। तो रिलैक्सिन लेटरल स्टेज पे देगा फॉर रिलैक्सेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स के रिलैक्सेशन का रोल क्या है, ये पार्चुरेशन के टाइम पे आप जानते हैं कि सॉफ्ट हो जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ बेबी, फॉर द रिमूवल ऑफ बेबी। एंड ईस्ट्रोजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करता है। क्लियर? तो आई होप इस सेशन में ये जो टॉपिक था ये आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एकेडमिक एज वेल एज फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर ये टॉपिक समझ में आया है ना, तो दिल से लाइक करिए। चैनल पे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर गिविंग योर टाइम एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग बायोलॉजी ऑन योर फिंगर टिप्स। थैंक यू।